आज हम एक ऐसे विषय की परतें खोलने वाले हैं जिसने न सिर्फ एक नामी कॉलेज बल्कि 2 देशों को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं 20 साल की प्रकृति लामसाल की। नेपाल के काठमांडू से आई कंप्यूटर साइंस की एक बेहद होनहार छात्रा, जो भुवनेश्वर के जाने माने KIIT यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में अपने सपनों की उड़ान भर रही थी। लेकिन 16 फरवरी 2025 को कुछ ऐसा होता है जिससे सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो आइए इस पूरी घटना की टाइमलाइन और प्रशासन की भूमिका को बिल्कुल शुरुआत से फैक्ट्स के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस बातचीत पर गौर कीजिए। ये प्रकृति का अपनी माँ को किया गया आखिरी फोन कॉल था। एकदम नॉर्मल बातचीत है ना। कॉलेज में 3 दिन का बड़ा फेस्ट चल रहा था और उसने बस इतना कहा कि वो फेस्ट में जा रही है और अगर नेटवर्क की वजह से फोन ना लगे तो टेंशन मत लेना। मतलब इस बातचीत में कोई घबराहट नहीं थी, कोई हिंट नहीं था कि कुछ बुरा होने वाला है। माँ ने भी मुस्कुराकर कह दिया कि अपना ध्यान रखना। बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट और नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और ये उनकी आखिरी विदाई होगी। अब 16 फरवरी की उस टाइमलाइन को देखते हैं। दोपहर तक पूरा कैंपस फेस्ट के जश्न में डूबा था, लेकिन शाम होते होते कहानी पलटने लगी। प्रकृति के दोस्त बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, पर वो नहीं आई। फोन का भी कोई जवाब नहीं। फिर रात में जब बेचैनी बढ़ी तो दोस्त सीधा उसके हॉस्टल के कमरे तक पहुंचे। बहुत खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। घबराकर उन्होंने एक टेबल लगाई, शीशा तोड़ा और अंदर झांका, और जो मंजर अंदर था उसने सबको सुन्न कर दिया। प्रकृति बेजान पड़ी थी। इसके बाद देर रात उसके कजिन भाई सिद्धांत ने तुरंत पुलिस को बुलाया। जरा सोचिए, एक तरफ बाहर फेस्ट का शोर और दूसरी तरफ कमरे के अंदर का वो खौफनाक सन्नाटा। अब यहाँ से इस मामले में 2 बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। एक तरफ कॉलेज प्रशासन है। उन्होंने क्या किया? पुलिस के आने का इंतजार किए बिना ही प्रकृति की बॉडी को अस्पताल भिजवा दिया और शुरू से ही इससे सुसाइड का एंगल देने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के आरोप बहुत ही सीरियस हैं। वहां मौजूद लड़कियों का साफ साफ कहना था कि हॉस्टल वार्डन ने पुलिस के आने से पहले ही प्रकृति के कमरे से उसका फोन, लैपटॉप और पर्सनल डायरी गायब कर दी थी। मतलब सीधा आरोप ये था कि कॉलेज प्रशासन क्राइम सीन के साथ छेड़खानी कर रहा था। ये दोनों बातें आपस में इतनी टकराती हैं कि सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में कुछ छिपाने की कोशिश हो रही थी। और यहीं पर इस कहानी में मुख्य आरोपी की एंट्री होती है, अद्विक श्रीवास्तव। अद्विक प्रकृति का एक्स बॉयफ्रेंड था और रिपोर्ट्स की माने तो वो लखनऊ के एक काफी अमीर और रुसूखदार राजनेता का बेटा है। पुलिस को दिए गए बयान में प्रकृति के कजिन ने साफ बताया कि अद्विक उसे लगातार हैरास कर रहा था। आरोप है कि वो प्रकृति की कुछ प्राइवेट तस्वीरें लीक करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से प्रकृति बहुत ही गहरे मेंटल टॉर्चर से गुजर रही थी। हम यहाँ कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं वो यह जरूर दिखाते हैं कि इस पूरी घटना के केंद्र में एक प्रभावशाली बैकग्राउंड वाला व्यक्ति था और उस पर लगे आरोप कितने संगीन थे। पता है सबसे अफसोस की बात क्या है? ये सब रातों रात नहीं हुआ। सिस्टम को पहले से सब पता था। इनका ब्रेकअप 1 साल पहले ही हो चुका था। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस हादसे से सिर्फ 4 हफ्ते पहले, जी हाँ, सिर्फ 4 हफ्ते पहले प्रकृति ने खुद कॉलेज के इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस में अद्विक के खिलाफ फॉर्मल शिकायत की थी। उसने साथ बताया था कि उसे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। पर प्रशासन का रिएक्शन क्या था? उन्होंने अद्विक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टा प्रकृति पर ही समझौता करने का दबाव डाला, उसकी काउंसलिंग शुरू करवा दी और मामले को दबाने की कोशिश की गई। अगर समय रहते उन रेड फ्लैग्स को सीरियसली लिया गया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। 500 से भी ज्यादा। जब कैंपस में ये बात फैली कि प्रशासन मामले को रफा दफा करने में लगा है तो स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। 500 से भी ज्यादा नेपाली स्टूडेंट्स अपनी क्लासमेट के लिए इंसाफ मांगने सड़कों पर उतर आए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस भारी आक्रोश का सबूत है जो तब पैदा होता है जब एक पूरे के पूरे समुदाय को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और उनकी आवाज को बुरी तरह कुचला जा रहा है। तो अब जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया? उन पर जो आरोप लगे हैं वो किसी को भी हैरान कर देंगे। स्टूडेंट्स को शांत करने के बजाय कथित तौर पर उन्हें हॉस्टल में ही ताला लगाकर बंद कर दिया गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो कहा जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन पर लाठियां चलाईं। कोई वीडियो न बना ले इसलिए उनके फ़ोन छीन लिए गए। और इसके बाद जो हुआ वो तो और भी शॉकिंग था। रातों रात एक नोटिस निकाला गया और सभी नेपाली स्टूडेंट्स को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया। उनका सामान बाहर फेंककर बसों में भरकर उन्हें शहर के सुनसान बस और रेलवे स्टेशनों पर छोड़ दिया गया।
एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा अपने ही स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बर्ताव सच में बहुत परेशान करने वाला है। लेकिन देखिए, आज इंटरनेट का जमाना है। आप सच्चाई को कितनी देर तक दीवारों के पीछे कैद रख सकते हैं? प्रशासन ने फोन छीनने और मामले को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट्स को पीटे जाने और उन्हें जबरन बसों में ठूंसे जाने के वीडियोस कैंपस से बाहर लीक हो ही गए और सोशल मीडिया पर आते ही ये वीडियोस आग की तरह फैल गए। अब ये मामला सिर्फ एक हॉस्टल या एक कॉलेज के बंद दरवाजों तक सीमित नहीं था। पूरी दुनिया इसे देख रही थी और सवाल पूछ रही थी। जैसे ही ये वीडियोस वायरल हुए और मामला ओडिशा सरकार की नज़र में आया, पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। मुख्य आरोपी अद्विक श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि वो देश छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया। सरकारी दखल के बाद ये पहली बड़ी कानूनी कार्रवाई थी, जिससे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी उम्मीद जरूर मिली कि चलिए, न्याय की प्रक्रिया कम से कम शुरू तो हुई। और इसी बीच एक और अहम सबूत सामने आता है, जिसने इस केस को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इंटरनेट पर एक ऑडियो क्लिप वायरल होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उसी दिन की कॉल रिकॉर्डिंग थी जिसमें अद्विक प्रकृति को बेहद भद्दी गालियां दे रहा था। इस ऑडियो में वो उसे साफ साफ धमका रहा था कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो उसे इसके गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। इस क्लिप ने न सिर्फ स्टूडेंट्स के दावों को सच साबित कर दिया, बल्कि लोगों के गुस्से को भी एकदम चरम पर पहुंचा दिया। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये मुद्दा कितना बड़ा बन चुका था। ये सिर्फ एक स्टेट या देश का मामला नहीं रहा। बात सीधे नेपाल की सरकार तक पहुंच गई और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने खुद इस मामले में दखल दिया। उन्होंने भारतीय दूतावास से इस पूरी घटना की तुरंत और निष्पक्ष जांच की मांग की। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। नेपाल सरकार ने मामले की जांच करने और अपने नागरिकों की सेफ्टी देखने के लिए अपने 2 स्पेशल ऑफिसर्स को भारत भेजा। सोचिए, एक कॉलेज कैंपस का मुद्दा एक बड़े कूटनीतिक मसले में तब्दील हो चुका था। इसके बाद लीगल एक्शन भी तेज हुआ। ओडिशा सरकार ने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी। टोटल 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें सिर्फ अद्विक ही नहीं, बल्कि KIIT के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स भी शामिल थे। इन पर लापरवाही बरतने, स्टूडेंट्स को हैरास करने और उन्हें गैर कानूनी तरीके से बेदखल करने जैसे गंभीर आरोप लगे। लेकिन कहानी में एक लेकिन है। इनमें से कई रसूखदार आरोपियों को गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के अंदर बेल यानी जमानत भी मिल गई। मतलब एक तरफ कड़े आरोप और दूसरी तरफ इतनी आसानी से बेल। ये चीजें हमारे सिस्टम की कई खामियों को उजागर करती हैं। तो फाइनली इस पूरे बवाल का अंजाम क्या रहा? अगर हम इसके फॉलआउट को देखें तो 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ यूनिवर्सिटी है जो अपनी इमेज बचाने में लगी है। उन्होंने निकाले गए स्टूडेंट्स से वापस आने की रिक्वेस्ट की और अपनी साख सुधारने के लिए प्रकृति के नाम पर एक स्कॉलरशिप भी अनाउंस कर दी। पर हकीकत का दूसरा पहलू बहुत कड़वा है। जिन स्टूडेंट्स को पीटा गया था, उन्होंने उस कॉलेज में वापस जाने से साफ मना कर दिया है। प्रकृति के पिता पूरी तरह से टूट चुके हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ टीचर्स अभी भी वीडियोस के जरिए प्रकृति को ही दोष देने यानी विक्टिम ब्लेमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाते जाते मैं एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या एक स्कॉलरशिप या कुछ पैसों की घोषणा एक ऐसे सिस्टम के फेलियर की भरपाई कर सकती है जिसकी वजह से एक होनहार बच्ची की जान चली गई? जब कंप्लेंट्स को इग्नोर किया गया, जब इंसाफ मांगने वालों को लाठियां खानी पड़ी और जब एक इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट्स की सेफ्टी से ज़्यादा अपनी रेप्यूटेशन को ऊपर रखा, तो ऐसे में सच्चा न्याय किसे कहेंगे? ये घटना सिर्फ प्रकृति की नहीं है, ये उन लाखों स्टूडेंट्स की कहानी है जो एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद में अपना घर छोड़ते हैं। इस घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस की असली प्रायोरिटीज आखिर क्या हैं। इस पूरे विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।